से स्टार्ट करें पेज 77 पे। एग्जांपल हो रही थी सर, वहीं से शुरू करें। एक कल वाला रिवाइज कर लूँ, याद हो क्या पढ़, एक नजर देखना सर, फर्स्ट पेज, फर्स्ट सेकंड पेज। जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है। ये सर प्रवीण कैसे कहते हैं सर? लाइबिलिटी के 3 पॉइंट्स क्या होते हैं? प्रोविजन कब रिकॉर्ड करते हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो और रिलायबल एस्टीमेट बन जाए। ऑब्लिगेशंस कितनी टाइप्स की हैं? कौन कौन सी? कंस्ट्रक्टिव क्या होती है? चलिए जरा एग्जांपल खत्म कर रहे हैं। कोई वाकई ऐसा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है सवाए इसके कि हम पेमेंट करके लायबिलिटी सेटल करें। कोई हकीकी रास्ता और कोई नहीं है सवाए इसके कि पैसे दे के लायबिलिटी सेटल की जाए। ये सर एक एग्जांपल हो रही थी सर, 10,000 यूनिट्स बेचे गए थे और ये एक्सपेक्टेड था कि हर 100 आइटम्स में से 20 will require small repairs, 10 will require substantial repairs, and 5 will require major repairs. और नेक्स्ट वो बता रहा था कि रिपेयर्स जो हैं वो अपेरेंट होते हैं आफ्टर 6 months ऑफ सेल्स। हमसे ये रिक्वायर्ड था कि हम क्लोजिंग प्रोविजन कैलकुलेट करें। क्लोजिंग से मुराद ये रेंट पे प्रोविजन मेजर का करवाएंगे, कैसे वर्किंग? हाफ क्यों लें सर? ये सर मैं जरा काइंडली दोबारा सोच लूँ। 6 months में आप अगर अपेरेंट हो रहे हैं और सेल्स इवनली हैं तो फर्स्ट मंथ की सेल के अगेंस्ट जो रिपेयर्स होंगी वो चलो मंथ्स गिन लेते, चलो जनवरी की अगर मंथ की सेल है तो जुलाई में, फरवरी वाली, जून वाली, तो इट मींस हमें जो लास्ट 6 months है उनके अगेंस्ट बस प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। तो 10,000 क्या है मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12, 5,000 पे सेल है, सेकंड 6 months की इवनली सेल है, ठीक है। देन क्या करना चाहिए? ये फिगर देख लेना बस ऐसे। 5,000 अब यूनिट सोल्ड है सारे में डिफेक्ट्स आने, 20% में कौन से डिफेक्ट्स आने? तो स्मॉल अगर डिफेक्ट आएगा तो कितना खर्चा होगा? into 100। तो 5,000 इन 20% से क्या आएगा? वो यूनिट्स आ जाएंगे जिनमें स्मॉल डिफेक्ट्स एक्सपेक्टेड है, और स्मॉल डिफेक्ट्स अगर एक्सपेक्टेड है तो 100 रुपीज कॉस्ट आनी है, ठीक है। ये फिगर आ जाएगी, मतलब वर्किंग कैसे करें। सेकंड वर्किंग 5,000 into 10% से क्या आएगा? वो यूनिट्स आ रही हैं जिनमें सब्सटेंशियल डिफेक्ट्स एक्सपेक्टेड है और एक यूनिट में अगर डिफेक्ट आए सब्सटेंशियल तो 400 रुपीज की कॉस्ट एक्सपेक्टेड है।
and finally 5,000 into 5% into 800. लिखने वर्किंग छोटी सी अपनी। तो प्रवीण एक एस्टिमेटेड अमाउंट होती है, लेकिन एस्टिमेट बनाते हुए हिस्ट्री भी देखी जाती है, फ्यूचर के एस्पेक्ट्स भी कंसिडर करने की कोशिश होती है। वहाँ पे कोशिश होती है कि एक रिलायबल एस्टिमेट बन जाए, बट समटाइम्स वो रिलायबल एस्टिमेट्स बनाने के लिए कुछ परसेंटेजेस प्रोबेबिलिटीज की बेस पे वर्किंग की जाती है। ठीक है सर? नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग बता दें सर, क्या लिखी हुई सर? अगर प्रोविजन बनानी है तो दोबारा पिछले पेज पे जाएंगे। कौन से 3 पॉइंट्स अप्लाई होने चाहिए सर, देख के बोल देंगे। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो किसी पास्ट इवेंट की वजह से, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो, रिलायबल एस्टिमेट बन जाए। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 78। प्रोविजन तो पास्ट इवेंट्स की बेस पे ही बनेगी, लेकिन क्या फ्यूचर इवेंट्स को कंसिडर किया जाता है? मेरी बात तो पूरी कर लो। एक तरफ कह रहे हैं पास्ट इवेंट, एक तरफ फ्यूचर। प्रोविजन तो हमेशा पास्ट इवेंट्स की बेस पे बनेगी, लेकिन अगर प्रोविजन मैयर करनी है, प्रोविजन की अमाउंट मैयर करनी है, तो क्या फ्यूचर इवेंट्स को भी कंसिडर किया जाता है? ये हम इसको डिस्कस करने लगे। अमाउंट की मैयरमेंट के लिए प्रोविजन हमेशा कैसे बननी? किसी पास्ट इवेंट की वजह से, लेकिन उसकी अमाउंट डिटरमिन करते हुए फ्यूचर इवेंट्स को कंसिडर कर लेना चाहिए। नहीं, ये बात हो रही है। अब इसकी पहले जरा 2 लाइन छोड़ के जरा एग्जांपल पे आए। फर्स्ट 2 लाइंस। A company owns a number of nuclear plants. The company is presently obliged to dismantle one of these nuclear plants in 3 years time. Presently कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि एक प्लांट को डिसमेंटल करना 3 सालों में। ऐसे ही सर? The last nuclear plant dismantled by the company cost 1 million to dismantle. पिछली दफा जब कोई न्यूक्लियर प्लांट डिसमेंटल किया था तो 1 मिलियन रुपीस का खर्चा आया था। But the company expects to dismantle the nuclear plant if using the same technology at a slightly reduced cost of 800,000 due to increased experience. अगर उसी टेक्नोलॉजी को, जिस टेक्नोलॉजी से पिछला न्यूक्लियर प्लांट डिसमेंटल किया था, दोबारा डिसमेंटल करेंगे, तो क्योंकि एक्सपीरियंस जरा ज्यादा हो गया, तो देयरफॉर अब 1 मिलियन की बजाय 8 लाख का खर्चा एक्सपेक्टेड। ठीक है? एक्सपीरियंस से फिर बंदा एफिशिएंट हो जाता है। इसका क्या मतलब एफिशिएंट हो जाता है? कम रिसोर्सेज, कम टाइम में काम हो जाता है। There is however a chance, underline करें chance, that completely new technology may be available at the time of dismantling, which could lead to further 200,000 rupees cost saving. इस चीज का एक चांस है कि एक नई टेक्नोलॉजी भी उस वक्त अवेलेबल हो जाएगी जब हमने 3 साल में डिसमेंटलिंग करनी है, जिसकी वजह से खर्चा 2 लाख रह जाएगा। इट मीन 6 लाख रह जाएगा। अब जरा काइंडली दोबारा पढ़ें।
और अपना को ओपिनियन दें, 2 लाख से कम हो जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। आपका क्या ज़हन कहता है कि प्रोविजन मैयर कैसे होनी चाहिए? मेजरमेंट का मतलब अमाउंट कैसे आनी चाहिए? पढ़ लें जरा एक नजर। 1 मिलियन क्या है? 8 लाख क्या है? एक चांस भी तो है कि टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मे बी अवेलेबल। ये अपना फाइनल ओपिनियन दे दें। 1 मिलियन से आपका प्रोविजन होनी चाहिए, 8 लाख से या 6 लाख से? चांस को कंसिडर ना करें सर। 8 लाख फाइनल है सर? फाइनल है सर? लगता है स्टैंडर्ड आपसे ही पूछ के बनाया गया, ऊपर वाली पहले 2 लाइनें पढ़े। नहीं मतलब सोच लें, मतलब वो भी आप जैसे लोग हैं जिन्होंने सोचा। When calculating the amount of provision, expected future events should be taken into account. Consider करने चाहिए, लेकिन कब? When there is sufficient objective evidence, words underline करेंगे। तो अब स्टैंडर्ड के वर्ड्स ये हैं, sufficient objective evidence available suggesting that the future event will occur. Sufficient objective evidence वर्ड्स में रखे, जरा एग्जांपल में दोबारा देखिए। चांस तो ये है कि आ जाए ना आ जाए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल जापान वालों ने टेक्नोलॉजी बना ली है और पाकिस्तान साल तक 3 साल तक आई जानी है, जिस तरह शायद मोबाइल्स की टेक्नोलॉजी पहले वहीं आती है, हमारे पास आते आते कुछ अर्सा लग जाता है। तो एक ये है कि टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह जापान वाले बना लेंगे और देर पर हम इस्तेमाल कर लेंगे। एक ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बना ली है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उम्मीद है कि 3 साल में आ जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है, सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस का मीनिंग क्या हुआ? टेक्नोलॉजी बन गई है, इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। एक है इंशाल्लाह वो बना लेंगे, ये वो क्यों बना लेंगे, हम क्यों नहीं बना लेंगे? सोल्यूशन में आ रहे हैं सर। अगर हम भी बना लें तो उनकी टेक्नोलॉजी कौन खरीदेगा? वो बेचारे क्या करेंगे? सोल्यूशन है जो हम बनाएंगे, अल्लाह करे वो हम हमारे इस्तेमाल के काबिल हो। A provision should be reflected. A provision should reflect expected future events where there is sufficient objective evidence that these will occur. अब देखिए once again सिनेरियो अगर एक्सप्लेन हुआ हो तो सबसे पहले अपने वो सेंटेंस लिखा है जो स्टैंडर्ड का है कि फ्यूचर इवेंट्स कंसिडर होने चाहिए, लेकिन कब होने चाहिए? वर्ड्स बोलो। Sufficient objective evidence available. Since the company has had experience in dismantling plants, it is argued that the expected cost saving through this experience is reasonably expected to occur. The cost saving expected as a result of a possible introduction of completely new technology being outside the control of the company, आ जाएगी इंशाल्लाह, हमारे कंट्रोल में नहीं, should not be taken into account unless of course the company has sufficient objective evidence that the technology will be available. So according to the current situation, जो क्वेश्चन में हम बताई गई है, शायद प्रोविजन शुड बी मेजर्ड एट 8 लाख। तो आंसर काइंडली एंड में कंक्लूजन के तौर पे होना चाहिए। एक मिनट दोबारा पढ़ने का, कोई कंफ्यूजन? अगर हमने ही बनानी हो और हमें पता है कि हम इंशाल्लाह पहले भी बना लेते हैं, अब भी हमने बना लेनी है, तो शायद सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस एग्जिस्ट करता है। क्या है बहरहाल की वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड जरूर एग्जाम्पल में सिनेरियो में फिट होना चाहिए। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरीज, क्या फ्यूचर इवेंट्स की वजह से प्रोविजन बनती है? ये बात नहीं हुई इसमें। प्रोविजन तो पास्ट इवेंट्स की वजह से ही बनती है, लेकिन प्रोविजन की अमाउंट मेजर करते हुए फ्यूचर इवेंट्स को कंसिडर करना चाहिए अगर सफिशिएंट ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कि वो अकर हो जाएंगे। क्या मेजर करते हुए क्या कंसिडर करना चाहिए? जरा सेंटेंस बड़ा पढ़े ना, व्हाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन है या नहीं, बननी चाहिए या नहीं, ये देखते हुए आप पास्ट इवेंट्स देखेंगे कि प्रोविजन मौजूद है या नहीं, लाइबिलिटी है या नहीं, ठीक है। लेकिन अमाउंट मेजर करते हुए फ्यूचर के इवेंट्स को कंसिडर करना चाहिए if there is sufficient objective evidence that they will occur. Clear है बात? Any confusion?
नेक्स्ट हेडिंग ढूंढे इस एग्जांपल के नीचे, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। इसकी भी जरा ये जो लाइंस लिखी इनको छोड़ दें और पहले एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो एग्जांपल है ना डिसमेंटलिंग के एंगल से इसलिए लिखी हुई क्योंकि शायद वहीं पे जरा ये ज्यादा चीजें एप्लीकेबल है, बाकी बहरहाल अदर सिनेरियोज भी आ रहे हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, एंड में जो एग्जांपल है पेज पे, न्यू लेजिस्लेशन मींस लॉ, न्यू लेजिस्लेशन मींस दैट यू लिमिटेड must dismantle the nuclear plant in a year's time, एक साल में। Dismantling is estimated to cost 3 lakh, but you limited also expects to earn income from the sale of scrap metal from the plant of rupees 1 lakh। वापस आ जाए 3 lakh। What is 3 lakh? Outflow expected है, डिसमेंटलिंग पे आउटफ्लो एक्सपेक्टेड। अब डिसमेंटलिंग मींस क्या है? अपने इक्विपमेंट इंस्टॉल किया था, अब उसे डी इंस्टॉल निकाल लिया, तो क्या वो अब जो इक्विपमेंट है या प्लांट है वो फिर डिस्पोज भी हो सकता है और डिस्पोजल पे कोई गेन भी हो सकता है? तो क्या प्रोविजन बनाते हुए वो जो गेन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है डिस्पोजल ऑफ प्लांट पे, क्या उसे नेट ऑफ करके प्रोविजन बनाए? अब सवाल ये है, इस वक्त सवाल ये है 3 लाख क्या है? 3 लाख क्या है? आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है। 1 लाख क्या पढ़े जरा दोबारा? टू अर्न इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्क्रैप मेटल। समझ आ जाएगा? ये वो प्लांट डिसमेंटल करना है, उसका जो पुराना जो स्क्रैप हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लाइफ, उसका बेच के 100,000 का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। तो क्या प्रोविजन बनाते हुए उस एक्सपेक्टेड गेन को 3 लाख में से नेट करके 2 लाख की प्रोविजन बनाए, या प्रोविजन 3 लाख की बनाए और 1 लाख को तब कंसिडर करें जब वो ऐसा डिस्पोज होगा? इस तरह का सवाल इस वक्त उठा। एक आखिरी लाइन जरा पहले देखें बीच में, इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग आर एक्सपेक्टेड टू बी। अब देखें डेफिनेटली ये 3 लाख भी अब साल के बाद है, तो डेफिनेटली इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी होनी चाहिए। तो इस लाइन का लेकिन बहरहाल इस वक्त डाटा में क्या मीनिंग है कि डिस्काउंटिंग इग्नोर कर दें, इनसिग्निफिकेंट उसे समझें, लेकिन डेफिनेटली अगर इमटेरियल इफेक्ट्स नहीं है तो फिर प्रोविजन प्रेजेंट वैल्यूज की बेस पे होनी चाहिए। तो इस वक्त कौन सी चीजें इनसे निकाल दें? डिसमेंटलिंग निकाल, सॉरी डिस्काउंटिंग निकाल दें। बाकी बताइए 3 लाख से एंट्री होनी चाहिए या 1 लाख से या 2 लाख से? ठीक है, आपके जहन में कुछ ना कुछ आना चाहिए, अपना ओपिनियन देने। सवाल क्लियर है सर? यहाँ सवाल है क्या? सवाल बताएं क्या? प्रोविजन मुहैया करते हुए क्या डिस्पोजल ऑफ एसेट के अल्टीमेट गेन्स को नेट ऑफ करना चाहिए? ये सवाल ही है, सवाल ही। तो क्या जवाब है सर आपका? प्रोविजन सर जी बनाएंगे हम, या चलें स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, ऊपर आना जिससे ऊपर पैराग्राफ लिखा। When an obligation involves the sale of entity's assets, when an obligation involves sale of an entity's assets and the sale thereof is expected to result in a gain, this gain should not be included in the calculation of provision, since this would reduce the provision which is not considered as prudent. तो एंट्री कितने से करेंगे? 3 लाख की एंट्री बता दें सोच के तरफ। नहीं सर, एक्सपेंस। अभी डिसमेंटलिंग वाली में एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट और 1 लाख का गेन कब रिकॉर्ड करेंगे? नेक्स्ट पेज पे एंट्री भी देखना। न्यूक्लियर प्लांट डेबिट, अब एसेट का नाम था न्यूक्लियर प्लांट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट 3 लाख, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग दैट इज एक्सपेक्टेड दैट होने इसके नीचे एंट्री 1 लाख एक्सपेक्टेड इनकम इज नॉट ऑफसेट अगेंस्ट expected cost. Gain will be recognized when it will be earned at the time of sale of scrap metal as per IS 16। दोबारा आए पिछले पेज पर और एक दोबारा पैराग्राफ पढ़ लेंगे। When an obligation involves the sale of an asset and the sale thereof is expected to result in gain, the gain shall not be included। ठीक है सर? चले सर, अब ये जो डिसमेंटलिंग की बात शुरू हुई है, आए पहले मेरा ख्याल इसी को काफी सारा और फाइनल करेंगे। पेज नंबर 80 पे एक सेकंड है, बाकी ये जो पेज नंबर 79 पे जो लिखा हुआ है ये पहले अप्लाई करना, बाद में फिर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। पेज नंबर 80
पे एक एग्जांपल लिखी हुई है। Gujarat Prefabricators Limited has won a contract to provide temporary accommodation for workers involved in the building a new airport. Gujarat Prefabricators Limited has won a contract to provide temporary accommodation for workers involved in building a, हमें किस चीज का मिला जी कॉन्ट्रैक्ट? वर्कर्स के लिए अकोमोडेशन टाइप बनानी टेम्परेरी सी, और वो वर्कर्स ने क्या करना, वो कोई एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द इरेक्शन ऑफ द अकोमोडेशन ब्लॉक्स ऑन अ पब्लिक पार्क and 2 years later the removal of blocks and the reinstatement of the site. कोई पार्क है नजदीक, उस पार्क में हमने कोई टेम्परेरी सी अकोमोडेशंस बनानी, शायद 2 साल का काम है, 2 साल में उन वर्कर्स ने कोई एयरपोर्ट बनाना, और एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या हमसे रिक्वायर्ड है कि वो ब्लॉक्स खत्म करके साइट को वैसा ही कर दें। फिर आ जाएगी समझ बात? The blocks have been built and it is now, for example, 31st December 2017 हमारा ईयर है। GPL estimates that in 2 years time it will have to pay 2 million to remove the blocks and reinstate the site. What is this 2 million? Future value, future value. कितना खर्चा expected है? Tax discount rate that reflects the current assessment of the time value of money and the risk specific to liabilities 10%। बड़ा लंबा सा लिखा हो, इसको इंशाल्लाह डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। Simply 10% means डिस्काउंट रेट है। क्या करेंगे सर? कैलकुलेटर्स पकड़ने बस, अब वर्किंग करेंगे। तो मिलियन उठाएंगे फ्यूचर वैल्यू, डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला जहन में लाएंगे या एन्यूटी का? वजह एक ही अमाउंट है, 2 साल बाद है, एन्यूटी का फॉर्मूला कब यूज होता है? जब एक से ज्यादा अमाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएं, सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो, इंस्टॉलमेंट्स हो, तब तो ठीक है, वरना एक अमाउंट है। सिंपली डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला -2 डबल एंट्री बताएं। जो भी एसेट और एलिमेंट, एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, किस दिन, डेट को देख के बताएं। 31 दिसंबर 17। देखिए सर, ये एंट्री भी लिखें, कंडी अमाउंट भी कैलकुलेट करें। जी ओके जी प्लीज। यहाँ तक मेरा गुमान है कि पहले भी कभी इस तरह की बातें हमने सुनी नहीं, लेकिन इससे आगे अब जो बातें होंगी वो भी आपने सुनी हुई, लेकिन कंसोलिडेशन। एग्जांपल देखें सर, रजिस्टर खोलें, कुछ लेजर जरा काइंडली बनाना है, और प्लीज सीरियस लेना काम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी है प्लीज? A factory plant bought on 1st January 2001 for rupees 4,50,000, include cash, 4,50,000 cash, including what? Cost of installation होनी चाहिए। The entity is obliged to decommission, एक वर्ड डिसमेंटलिंग है, डीकमीशन है, दोनों इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज होते हैं। एक वर्ड होता है कमीशनिंग, कमीशन का मतलब स्टार्टिंग, असल में प्रोजेक्ट शुरू हो गया,
डी कमीशन प्रोजेक्ट का एंड आ गया, तो डिसमेंटलिंग कब होती है? एट द एंड। तो डी कमीशनिंग, अगर कमीशनिंग वर्ड हो तो मीन स्टार्ट की बात हो रही है। डी कमीशन का मतलब होता है काम से रोक दिए या काम से खत्म हो गया। और कमीशनिंग किस सेंस में यूज होता है? मतलब मैं कहूँगा प्लांट एंड मशीनरी इज कमीशन, तो उनका काम शुरू हो गया, और डी कमीशन उन्हें काम से रोक दिया गया। ठीक है, तो डिसमेंटलिंग डी कमीशनिंग सेम सेंस में बात है। The entity is obliged to decommission the plant after a period of 3 years. Future decommissioning costs are expected to be 399,300 and the discount rate is 10%. नीचे लिखा हुआ जनरलाइज, हम जनरलाइज भी करेंगे और लेजर्स भी बनाएंगे। तो पहले हम लेजर्स बनाएंगे, क्योंकि लेजर्स बनाते हुए एंट्रीज तो हमें सोचनी ही पड़नी है, बाद में फिर एंट्रीज का भी सोचते हैं। 3 लेजर्स मेरे साथ खोलने आपने। प्लांट अकाउंट, तीन साल की वर्किंग है, थोड़ी स्पेस रखिएगा, वैसे डाटा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक पेज कम से कम शायद इस्तेमाल हो जाएगा आपका। प्लांट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग अकाउंट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़े साथ हैं। जी सर, the factory plant bought on 1st January 450 including cost of installation। एंट्री बोलो, लिखे जी। 1st January 1, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट। जी ओपनिंग अभी डेफिनेटली फर्स्ट डे से शायद बात हो रही, और कैश का लेजर होपफुली हम नहीं बना रहे। The entity is obliged to decommission। इसका कुछ करेंगे सर इस वक्त? The entity is obliged to decommission plant after a period of 3 years। इसका अभी कुछ करेंगे सर? अभी तो कुछ करेंगे सर, और कब करना? क्या जब पेमेंट करेंगे तब एंट्री करेंगे, या प्रोविजन अभी बनाएंगे और फिर अल्टीमेटली पेमेंट करेंगे? कब obliged है हम? ये पेमेंट होनी कब है? 3 साल बाद, तो 3 साल बाद एंट्री करेंगे। कैश तो 3 साल बाद जाएगा, प्रोविजन आज बनेगी, क्या एंट्री होगी? प्लांट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कैसे होगी? 399,300 फ्यूचर एस्टिमेट है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.1 रेट है, माइनस सोच के बताएं, -3। ये आप इस तरह करें अपनी, ये जो मैंने आपके सामने वर्किंग की है, ये लेजर्स के नीचे करें जरा। ये किस दिन है डेट, इसकी डेट बताएं जरा। 1 जनवरी 1। प्रोविजन रिकॉर्ड कब करेंगे और सेटल कब करेंगे? सेटल का मतलब क्या होता है? पे कब करेंगे? वो 3 साल बाद ही पेमेंट है, लेकिन हमारी लायबिलिटी बन कब गई है? जब हमने एसेट इंस्टॉल कर ली है, और हम अगर ऑब्लाइड है, ऑब्लाइड मींस रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारी ऑब्लिगेशन फिर नजर आनी चाहिए। ये वर्किंग ठीक है सर? तो इनिशियली एंट्री किस अमाउंट पे होती है? प्रेजेंट वैल्यू पे एंट्री बोलना है, पोस्टिंग करें। प्लान डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट।
क्लियर है सर? क्लियर है सर? अब क्या करें सर, डाटा आपके सामने, कोई लाइफ नजर आ रही कहीं यहाँ से? कितने अच्छे एसेट इस्तेमाल होना, 3 साल बाद ही फिर उसमें खत्म होना। डेप्रिसिएशन की तरफ आए, किस अमाउंट पे डेप्रिशिएट करेंगे, किस अमाउंट को डेप्रिशिएट करेंगे? फॉर 50 प्लस अब 3 लाख, टोटल हो गया 750। मेथड वगैरह को ढूंढे, नहीं है तो स्ट्रेट लाइन रेजिडुअल वैल्यू ढूंढे, नहीं है तो जीरो। डेट बताएं, 31 दिसंबर 1, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 2,50,000, 750,000 divided by 3 is equal to 2,50,000. तब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसमें प्लांट की जो इनिशियल कॉस्ट है उसमें फिर ये प्रोविजन भी शामिल है, तो रादर देन की अमाउंट किसी एक ही साल के प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट हो जाती, अब शायद 3 सालों में प्रॉफिट लॉस में जाएगी। ये समझ आ रही है मेरी बात? बस जरा कैलकुलेटर पकड़े, जरा 450,000 डिवाइड बाय 3 करें जरा, ये तो 1.5 लाख बनेगा, तो वो 2.5 लाख कैसे बना हुआ? वो 3 लाख भी अब ये रिवाइज जा रहा है, तो रादर देन कि एक ही, क्योंकि एक ही साल की शायद अमाउंट नहीं है, 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक हो गया? देन सर कैंडी आएगा प्रोविजन के लेजर में, या यहाँ तक पहले बाकी दोनों लेजर्स देखें। एसेट रिकॉर्ड हो गए, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ईयर एंड आ गया, नहीं एक मिनट प्रोविजन पे। अब क्या प्रोविजन का लेजर बस एज इट इज ही बैलेंस कर दे? यस सर, एज इट इज ही बैलेंस होगा ना यार, नहीं वही बात बस मैंने बतानी। असल में हो क्या रहा है, 3 लाख जो था वो 1 जनवरी 2001 की फिगर है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अब जब बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट बनेगी 31 दिसंबर 1, ईयर एंड आ गया, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन होती है। एज ऑन कौन सी डेट होगी? 31 दिसंबर 1 होगी। तो ये जो लाइबिलिटी है ये मई हुई हुई है 1 जनवरी 2001 वाले दिन की, तो क्या इस लाइबिलिटी का रीमैयर होना है? क्यों रीमैयर होना है? क्योंकि अब बैलेंस शीट डेट से आगे बस 2 साल रह गए। जब एसेट इंस्टॉल हुआ था तब तो 3 साल रहते थे, तो -3 करके आपने प्रोविजन रिकॉर्ड किए, लेकिन अब एज ऑन इसकी रीमैयरमेंट हुआ करनी है एट द ईच स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज ऑन एसेट्स लायबिलिटीज आने चाहिए। मतलब मेरी इस बात का ये है, 2-3 तरीके होते हैं, पहले वो सारे देख लें, बाद में उसमें से जिस तरीके से हम यूज टू भी हैं या जो इजी भी है वो फाइनल करते हैं। फ्यूचर एस्टिमेट सर आप बताएं, फ्यूचर एस्टिमेट बताएं सर। मैं किस डेट पे खड़ा हूँ, डेट बताएं। 1, अभी 1 पे है सॉरी। तब ये जो 399 300 फ्यूचर कॉस्ट, इसने कितने अरसे बाद सेटल होना? 2 साल रह गए, साल गुजर गया हुआ है, तब इसे रीमेजर करना है, तो 1 प्लस मीन्स उसे आज 31 दिसंबर 1 पे अब इस लाइबिलिटी की अमाउंट 330,000 है। स्टार्ट ऑफ द ईयर लाइबिलिटी थी 3 लाख और एंड ऑफ द ईयर अब लाइबिलिटी होनी चाहिए 330। इसमें चेंज क्यों आ रहा है? क्या फ्यूचर एस्टीमेट बदल गया? क्या रेट बदल गया? क्या एन में चेंज आया? तो ये सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम की वजह से चेंज है, ये सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम की वजह से कितना चेंज आया? 30,000 का चेंज आया। तो इसी को कंसोलिडेशन का जहन में लाएं, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट का नाम दिया गया। अगर पेरेंट ने कोई कंसिडरेशन के तौर पे कुछ अरसे बाद पैसे देने, डेफर्ड कंसिडरेशन, तो उसे इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे। एंट्री होती थी इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, डेफर्ड कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन फिर जब ईयर एंड आ जाता था तो उसे अनवाइंड कर, अनवाइंड का मतलब फाइनेंस चार्ज का इफेक्ट आता था। तो ये जो फर्क आया फिगर में 3 लाख और 330 में, सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। पहले आपकी वर्किंग -3 हुई है,
अब -2 के साथ भी है, तो पैसेज ऑफ टाइम की वजह से जो चेंज आया अमाउंट में वो फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, फाइनेंशियल चार्जेस है। तो क्या क्लोजिंग लायबिलिटी 3 लाख होनी चाहिए 330? वाई 330? नहीं, वो पैसे ऑफ टाइम यहाँ नहीं है, पैसे ऑफ टाइम और है यहाँ एज ऑन बैलेंस शीट डेट पे अब लायबिलिटी जो है वो 3 लाख नहीं है, वो 3 लाख थी। अब 2 साल रह गए हैं बैलेंस शीट डेट से ऑनवर्ड्स, तो देयरफॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग लायबिलिटी 330 होनी चाहिए। आखिरी सवाल ये है कि पहले लायबिलिटी तो 3 लाख है, तो क्या इसमें इंक्रीज आ रहा है? ये इंक्रीज पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? 30,000 किधर आ रहा है, किस लेजर में आ रहा है? क्या 30,000 से प्रोविजन बढ़ रही है? डबल एंट्री क्या बन जाएगी? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट नहीं। अब ये जो है, चले प्लांट भी अच्छा हो गया, बट आगे क्या ये जो इंटरेस्ट है कैपिटलाइज करना? क्या कभी इंटरेस्ट किसी एसेट में कैपिटलाइज हुआ है? यस हुआ है, यस हुआ है, होता आज भी कल भी हो रहा है। लेकिन इंटरेस्ट कैपिटलाइज बेटा तब होता है जब क्वालिफाइंग एसेट हो। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जो बन रहा हो, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड में बन रहा हो। अगर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो भी रही हो और एसेट कंप्लीट हो जाए तो वैसे ही सीज हो जाती है कैपिटलाइजेशन। अगर एसेट ही कंप्लीट हो गया तो बोरिंग कॉस्ट इंकर हो भी रही है तो कैपिटलाइज सी होना सीज हो जाती है। तो ये तो शायद 1 साल इस्तेमाल भी हो गया हो कि एसेट बन रहा है या बन के इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं, इसकी बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने वाली बात नहीं है, एक्सपेंस आउट होगी। व्हाट इज द डबल एंट्री है? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अब डेफिनेटली इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट अच्छा लफ्ज नहीं है, तो वर्ड बदल लेना चाहिए। सिर्फ वर्ड ही बदलने से शायद काफी कुछ कर लेते हैं हम लोग। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस, ठीक है। लेकिन एक मिनट, एक और तरीका सुनो। मैंने अभी आपके सामने किस तरह ये फिगर फाइंड आउट किया 30। पहले मैंने क्लोजिंग निकाला और फिर मैंने ओपनिंग करने या स्टार्ट ऑफ द ईयर जो था उससे कंपेयर करके डिफरेंस लिया। अनदर वे कैन बी 3 लाख ढूंढे। 3 लाख का नाम क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो अगर मैं इसी को डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30,000 क्या आ जाएगा? और द ईयर की फिगर आ जाएगी। इसकी एंट्री क्या होगी? प्रोविजन क्रेडिट, सीधी फाइनेंस कॉस्ट पहले आ जाएगी। और क्या क्लोजिंग भी आ सकता है? एक और तरीका सुने, 3 लाख इंटू 1.1। क्या ईयर एंड तक आते आते 3 लाख में 10% और ऐड होना, लेस होना? तो ये जो 3 लाख है ये 110% अमाउंट बन जानी है ईयर एंड पे, हमेशा 110। अगर 8% रेट होगा तो 108% हो जाना है, 20% और 120% हो जाना है। तो 110% अगर होना है तो 110% का मैथमेटिकली मीन्स कैलकुलेटर पड़ेगा। डेफिनेटली जिन्हें आइडिया वो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं आता तो 100 डिवाइड 110 डिवाइड बाय अगर 100 आप करेंगे तो 1.1 रह जाना है। 110 डिवाइड बाय 10, 110% मीन्स, तो 1.1 अगर मैं करूं तो इससे क्या आया मेरे पास? क्लोजिंग आ जाएगा। और क्लोजिंग का डिफरेंस फिर लिया जा सकता है। तो बहुत से वेज हो सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि शायद सेकंड वन सबसे टाइम सेविंग होता है शायद। बाकी ठीक है, तरीके तो सारे हैं कि पहले क्लोजिंग में ये करने पे डिफरेंस लेना, लेकिन जो सेकंड वन है इसमें हमने सिंपली क्या, लेकिन इसमें किया क्या है? फ्यूचर वैल्यू से रेट लगाया मैंने, ये प्रेजेंट वैल्यू से। तो प्रेजेंट वैल्यू को रेट लगाएं तो फाइनेंस चार्ज आ जाएगा और देन उसके बाद फिर आप क्लोजिंग निकाल सकते हैं। शायद उसी तरह से एक सेकंड क्लास, अगर आप नहीं प्लीज भी, और शायद आसान बात और भी, बैंक से अगर लोन लें तो एंट्री बनो, कुछ डेबिट होना है कुछ क्रेडिट होना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ, बाकी आप बता। कैश डेबिट बैंक लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। उसके बाद फिर रेट आप जो लगाते हैं वो लोन के प्रिंसिपल से ही लगाते हैं, ये भी प्रिंसिपल अमाउंट सोचा जरा इस एंगल से। 399,300 जो है ये इंक्लूसिव ऑफ अमाउंट है, इसमें इन्फ्लेशन शामिल है, हमने इन्फ्लेशन निकाल ली है। तो 3 लाख इज द सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू कर लें। तो 12 एट द एंड ऑफ द डे तरीके तो बहुत से हैं, लेकिन 12 लिस्ट अगर लिख लें फिर उसमें से देख लेते हैं कौन सा आपको अच्छा लगता है। ये सारी वर्किंग नोट करें जरा लेजर्स के नीचे।
बेटा इस काइंडली इन बातों को छोड़ें, ये प्लीज। मैं कटहरे में खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट और लोन और लीज पे होता है, अगर ऐसी बात फाइनल है तो कंसोलिडेशन निकालें और डेफर्ड कंसिडरेशन वहां से निकाल दें। प्लीज ऐसे नहीं करें। उससे पहले आपने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एक सेलर होता है, एक बायर होता है, और अगर कभी भी एक साल से ज्यादा का गैप हो जाए तो टाइम वैल्यू मनी इन्वॉल्व होती है हर चीज में। तो पहले काइंडली उन चीजों को फाइनल कर लें, और अगर वो फाइनल नहीं है तो वहीं वापस चलते हैं। ये वाला ये वाली जो बात आपने की है, ये तो कुछ डॉक्टर भी कर सकता है कि इंटरेस्ट सिर्फ लोन और लीज पे होता है। लेकिन क्या हर चीज में जिसकी फ्यूचर वैल्यू और आज की वैल्यू में फर्क है, दैट डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, चाहे हम जैसा मर्जी अच्छा नाम रखना शुरू कर दें। जी ये सब कुछ लिख के करनी, जरा लेजर भी फाइनल करना है। क्या एंट्री बनी है इस लेजर में, बल्कि दो बन गई है। साल के शुरू में क्या थी और एंड में क्या है। बस ये देख ले एंट्री कितने कितने से हो रही है। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ 3 लाख प्लान डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, व्हाट इज द एंट्री ऑफ 30,000 एंड व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ 3,30,000। तो सीडी बना है, मींस से अगर हम सीडी निकाल भी लेंगे तो एंट्री बैलेंसिंग फिगर की होनी, जिसका शायद अलाउंस फॉर बैड डेट्स वगैरह में भी होती है। ये नोट हो गया, नोट कर लिया सर। बाकी लेजर्स में भी सीडी निकालेंगे, एक्सटेंड करें नेक्स्ट ईयर। brought down 450, प्रोविजन में ब्रॉड डाउन उठाए सर। ये सर नेक्स्ट ईयर करना। सेकंड ईयर में एसेट अकाउंट देखें, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा कोई चेंज। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेटर देखें, ईयर एंड पे आ जाए, स्पीड अप हो जाए। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्रेडिट, हमें नहीं पता तो मेथड कैसे एंट्री होगी साल, सॉरी 750,000 डिवाइड बाय 3 होगा ना, एक्यूमुलेट हो जाएगी 5 लाख। प्रोविजन अकाउंट में बताएं अब आप कैसे कंफर्टेबल हैं। बल्कि इस फाइनेंस कॉस्ट जो ऊपर आपने लिखे इसकी डेट लिखे हैं, इसकी डेट नहीं लिखी है। 31 दिसंबर पिछले साल में, 31 दिसंबर ईयर एंड पे ये एडजस्टमेंट है। जी सर, कैसे करूं वर्किंग। अब डेफिनेटली दूसरा भी तरीका है, क्लोजिंग कैसे आ सकता है सीधा 399 300। क्लोजिंग अगर निकालना तो फ्यूचर वैल्यू -1 होना। क्लोजिंग अगर निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू उठाएं -1, अब एक साल रह गया है। और ऑल्टरनेटिवली क्या करें, अब 330 लेंगे। अगर आगे चलना है तो प्रेजेंट वैल्यू से आगे जाना है, और अगर वापस आना है तो फ्यूचर वैल्यू से वापस आना है। तो 330 से कर लो, कैसे, इंटू 10%, 33,000 की डबल एंट्री। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। क्या क्लोजिंग आ जाएगा, वैसे चेक कर लें जरा काइंडली, वर्किंग करें कैलकुलेटर पे।
399 500, sorry 399 300 into 1.1 minus 1, ठीक हो गया जी? तो 33,000 की एंट्री इस साल। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। इसका मतलब पता ये चला प्रोविजन का लेजर अगर देखें कि इनिशियली प्रोविजन जो है प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड हुई और हर बैलेंस शीट डेट पे रीमेजर होती रहेगी और डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग अमाउंट एंड द क्लोजिंग अमाउंट फाइनेंस कॉस्ट के नाम से प्रॉफिट लॉस में जाता रहेगा। डन है सर? वाइंड अप कर दें 30 जरा। आफ्टर 3 years एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस डाटा। प्रोविजन करें फाइनल। थर्टी सिक्स 300। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अगर क्लोजिंग निकालना हो यहाँ नहीं, अगर निकालना चाहे तो जीरो रह गया, एन जीरो रहेगा ब्रेकिंग करना। करके देख लेना, करके देख। 399 300 इंटू 1.1 जीरो जब आप लिखेंगे क्या टाइम खत्म हो गया? 3 years का टाइम आ गया तो ये सेम आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और जरा फाइनल करने का, अब ये जो फाइनल अमाउंट है ये इसे सीडी कहने की बजाय एक सेकंड सेकंड लाइन पढ़ना जरा। 3 सालों बाद अगर हम ऑब्लाइड हैं तो डीकमीशन द प्लांट, तो इसके साथ आप सीडी लिखें या इसकी पेमेंट करना। मीन्स से अगर फॉर एग्जांपल एक सेकंड बोर्ड पर देखें जरा, क्लोजिंग कितना निकाल लेंगे आप? 399 300 हो तो जाएगा ना वैसे। अगर सीडी लिख लेंगे तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर बीडी बन जाएगा और फिर नेक्स्ट ईयर में पेमेंट्स होगी, ठीक है शायद। लेकिन ऑल्टरनेटिव लेके सोचें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के 3 सालों बाद इसकी पेमेंट होनी है तो सीडी शायद पे जीरो होगा और 399 300 फिर क्या होगा? प्रोविजन डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। तो कैसे लिखें आप बताएं? सीडी ठीक है, मतलब चलो ठीक है, आफ्टर 3 years वैसे लिखा हुआ, चलो ठीक है। लेकिन बार ये क्लियर रखें कि जब भी इसकी पेमेंट होगी फिर फाइनली एंट्री क्या होगी? प्रोविजन डेबिट और कैश। तो अब एक सेकंड, ये जो सब कुछ आपने लिखा है पेज नंबर 81 पे है, पेज नंबर 81 पे ये सारी एंट्रीज जरा सीक्वेंस में लिखी हुई है जो अपने लेजर्स में अभी पोस्ट किए मेरे साथ, तो इनको कर लीजिए जरा एक नजर। साथ लेजर्स देख के, अपने लेजर्स देख के डेट सामने रख के जरा सारी एंट्रीज फाइनल कर लेंगे। मीन्स से मैं जरा चाह के पोस्टिंग भी हो जाए लेजर्स में, अगर एंट्रीज लिखना पड़ जाए तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट से नोट कर लिए लेजर्स, आप पढ़ें जी, आप कंप्लीट करें। पेज नंबर 81 पे लेजर बना लिया सबने? तो वर्किंग तो नहीं लिखा?
चलिए लेजर्स देखें। पहली एंट्री हमने की डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। सेकंड एंट्री प्लान डेबिट प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग क्रेडिट, ईयर एंड आ गया। फाइनेंस चार्ज डेबिट प्रोविजन क्रेडिट 30,000। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर ये सेकंड ईयर में फाइनेंस चार्ज डेबिट 33,000 प्रोविजन क्रेडिट डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एंड सेम एंट्रीज रिपीट हो गई। एंड में फिर वो पेमेंट अज्यूम करके एंट्री लिखी हुई लास्ट। ठीक है सर, कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगी। देन सर कर लीजिए जरा प्रोविजन वाली जो स्टोरी ना डिसमेंटलिंग वाली, इसी को जरा और फाइनल करें पेज नंबर 85 पे। बाकी फिर बातें एक दफा जो शुरू हो गई पहले इकट्ठी कर लें। IAS 8 जरा बीच में इन्वॉल्व होना है यार, एरर हो जाते हैं सर, एस्टीमेट भी बदल जाते हैं। तो कैश प्रोविजन एक एस्टीमेटेड अमाउंट है, क्या हो सकता है कि जो आपने एस्टीमेट्स हो वो चेंज हो जाए। आ जाए एक एग्जांपल है पेज नंबर 85 के मिड में। या इससे ऊपर वाला एक पैराग्राफ चले, IAS 8 थोड़ा सा अगर रिवाइज हो तो चेंजेस इन प्रोविजन एग्जांपल्स ऊपर। Provision should be reviewed at each balance sheet date and adjust to reflect the best estimate। क्या है बेटा, ये रहा है स्टैंडर्ड कि प्रोविजन एक एस्टिमेटेड अमाउंट है। आप फॉर एग्जांपल 2020 के एंड पे थे, आपने 2020 के एंड पे खड़े होके जो बेस्ट एस्टिमेट था उसकी बेस पे प्रोविजन बना ली। लेट्स अज्यूम नेक्स्ट ईयर अभी प्रोविजन सेटल नहीं हुई तो 2021 का एंड आ गया, तो दोबारा अब आपका काम क्या है कि प्रोविजन को दोबारा चेक करें कि क्या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे तो नहीं हो गए जिसकी वजह से एस्टीमेट चेंज हो जाना चाहिए। और अगर लग रहा है चेंज हो जाना चाहिए तो फिर एस्टीमेट चेंज प्रोस्पेक्टिवली होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब पिछले सालों में जाके ठीक नहीं करेंगे, ऑनवर्ड्स ठीक करेंगे। तो प्रोविजन शुड बी रिव्यूड एट ईच बैलेंस शीट डेट एंड देन एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट द बेस्ट एस्टीमेट। ठीक है, जो भी बेस्ट एस्टीमेट दोबारा बनता है। Provision is estimated based on circumstances in existence at the time of making the provision। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ थोड़ा सा जरा चेंज भी कर लेते हैं। कोर्ट में केस चल रहा था, 2020 पे लग रहा था कि 1 मिलियन रुपीस देने पड़ेंगे एज पेनल्टी, आपने प्रोविजन बना ली। 2021 का जब एंड आया तो पता चला कि पेनल्टी की अमाउंट बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो भी सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे उसमें अगर लग रहा है कि प्रोविजन रीमेजर हो जानी चाहिए तो आप फिर उसे प्रोस्पेक्टिवली रीमेजर कर लेंगे। लेकिन एक ये भी है कि प्रोविजन बनाते हुए गलती हो गई, पता था कि 50 लाख देना पड़ेगा लेकिन फिगर कैलकुलेट करते हुए 45 लाख 5 लाख, तो ये फिर अलग इशू, ये फिर गलती अगर हुई है तो एरर है, और अगर एरर है तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक हो। लेकिन एक ये है कि आपको जो लग रहा था बेस्ट पॉसिबिलिटी लग रही थी वो सपोज थी 10 लाख और नेक्स्ट ईयर जाके अब लग रहा है चेंजिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से, किसी एरर की वजह से नहीं, सर्कमस्टांसेस के बदल जाने की वजह से कि अब अमाउंट 8 लाख होगी या फॉर एग्जांपल 15 लाख, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। तो प्रोविजन इज एस्टिमेटेड based on circumstances in existence at the time of making the provision। as circumstances change, the amount of provision must be reassessed and increased or decreased as considered necessary। This adjustment is made prospectively as a change in accounting estimate according to the IAS 8। मतलब बाय डिफॉल्ट अगर हमें ना पता हो कि गलती हुई है तो हम जो चेंजेस आ रही होंगे अमाउंट्स में उन्हें क्या कंसिडर करेंगे कि ये एस्टीमेट का चेंज है, अनलेस हमें पता चल जाए कि गलती की वजह से हमने प्रोविजन कम या ज्यादा बनाई है तो फिर कुछ याद आ जाएगा कम से कम, फिर हम इसे रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इस साल गलती है उस साल में जाकर ठीक करेंगे, तो लगता है वो भी कुछ करेंगे। एग्जाम्पल पे आ जाएंगे। सपोज कैश परचेज प्राइस 1 जनवरी 2001 फॉर लाइक 50,000। ये कुछ डाटा आपको सिमिलर महसूस होगा लेकिन इसमें चेंज आएगा।
Future decommissioning cost, outflow expected on 31st December 2003 as assessed on 1st January 2001, 399 300 3 साल बाद. Discount rate is 10%. Depreciation nil 3 years. Next line, on 1st January 2002, एक साल बाद. It is estimated that it is established that due to unforeseen price increases, the expected future cost of decommissioning will be किसकी बजाय कितनी. अगर ऐसे हो जाए तो फिर हमारी वर्किंग में क्या चेंज आएगा. लेजर्स बनाए, स्पीड अप हो जाए. वही 3 है जो अभी बनाए थे. इन सिचुएशन में उनमें क्या चेंज आएगा. नहीं, अगर एस्टिमेट चेंज होता तो वर्किंग कैसे करेंगे. लिख के कर लेते हैं, क्या खाला जो मानी रहने हैं. ये सर रेडी है सर. पहला साल तो ऐसे ही है, अनचेंज ही है, सेम फिगर्स है. 25 फाइनल करेंगे. पहला साल प्लान डेबिट, कैश बैंक क्रेडिट ₹4,50,000. सेम डेट प्लान डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट $399,300 into 1 plus 0.1 minus 3. Plan debit, provision credit. Depreciation, debit, accumulated depreciation credit by rupees 2,50,000. 750,000 divided by 3. अब नई चीज इनमें आया करनी चाहिए यहाँ, that is unwinding. What is the double entry of unwinding of discount? Finance cost debit, provision credit. ये ठीक है सर, ये फाइनल है. अभी मैं जो प्रेजेंट वैल्यू से रेट लगा रहा हूँ. नहीं इस तरह ठीक है. तो फाइनेंस कॉस्ट डेबिट एंड provision for decommissioning credit and the amount respectively is, sorry, closing balance निकालो 30, तो 330 पे आ जाएगा. फर्स्ट जनवरी पे कंडी जरा सारे इकट्ठे होते हैं. ब्रॉड डाउन उठा लें सारे. 750 एसेट अकाउंट, 2,50,000 accumulated depreciation account and 3,30,000
प्रोविजन अकाउंट। जी काइंडली ऑन स्टूडेंट्स रहे यहाँ तक आके तरफ। बैठे यहाँ तक। देन सर अगर कभी एस्टीमेट चेंज आ जाए तो आपने उस डेट पे आ जाना जिस डेट पे एस्टीमेट बदला। व्हाट इज द डेट व्हेन द एस्टीमेट इज चेंज। और देन करना है पहले आराम से देखना, फिर आप उसको बाद में नोट कीजिएगा। तो व्हाट डेट 1 जनवरी 2001 सॉरी 2002। इस 1 जनवरी 2002 पे अब आपने अपनी प्रोविजन को रीमैयर करना है। क्यों इसने रीमैयर होना है? पहले एस्टीमेट हमारा क्या था 399,300, अब एस्टीमेट हो गया 665,500। ठीक है सर। कैसे करें? तो अगर बोले फ्यूचर की फ्यूचर एस्टीमेट कितना है 665,500। फ्यूचर एस्टीमेट उठाएं और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। ये कितने साल बाद पे होना है 1 प्लस। क्या ये भी हो सकता है कि फ्यूचर एस्टीमेट के साथ साथ कोई डिस्काउंट रेट का एस्टीमेट बदल जाए? क्या ये भी हो सकता है कि एन चेंज हो जाए नंबर ऑफ ईयर्स? लेकिन हमें सिर्फ किसका चेंज पता है, फ्यूचर एस्टीमेट का चेंज पता है, वो तो हमने चेंज कर लिया है। और बाकी का नहीं पता तो वी अज्यूम कि रेट भी वही है और टोटल लाइफ भी वही है। देयरफॉर -3 लिखो या -2 लिखो, -3 अगर लिखेंगे तो हम लाइफ बदल लेंगे। एक साल अगर गुजर गया है और -3 हो जाएगा तो ये 4 इयर्स हम बना देंगे। अगर 3 इयर्स टोटल अभी भी है तो -2 ही लिखेंगे। क्यों -2 लिखेंगे? एक साल गुजर गया हुआ है तो टोटल में से 2 साल रिमेनिंग है। आंसर एक सेकंड बनाएंगे 550,000। ये क्या है? दिस इज द प्रोविजन दैट शुड बी नाउ। प्रोविजन शुड बी इन द बुक्स। ये प्रोविजन होनी चाहिए या है? प्रोविजन शुड बी। ऑलरेडी कितनी है? वो 3 लाख है यार। ऑलरेडी रिकॉर्डेड कितनी है? 3 लाख थी, 330 पे आ गए थे। अब इसको कंपेयर किससे करना है? जिस डेट पे आप ये वर्किंग कर रहे हैं उस डेट की प्रोविजन आपने कंपेयर करना। किससे कंपेयर करेंगे? 330। डिफरेंस लें। क्या ये डिफरेंस कंसंट्रेशन से सुने मेरा क्वेश्चन जरा, क्या ये डिफरेंस पैसेज ऑफ टाइम की वजह से? ये एस्टीमेट चेंज की वजह से। तो ये कोई फाइनेंस कॉस्ट नहीं है। ये किस चीज के बदलने की वजह से है? एस्टीमेट के बदलने की वजह से। और किस चीज का एस्टीमेट बदला है? डिसमेंडलिंग एस्टीमेट बदला है। देयरफॉर इसकी डबल एंट्री क्या करेंगे आप? प्लान डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट। कितने से करेंगे? 220 से प्रोविजन बढ़ रही है कम हो रही है? क्या ये भी हो सकता है कम हो रही हो? तो एस्टीमेट चेंज होने की वजह से अगर प्रोविजन में कोई इंक्रीज या डिक्रीज है उसकी एंट्री वही होगी जो इनिशियली होती है। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम की वजह से अगर चेंज आ रहा है तो वो फाइनेंस कॉस्ट है। तो किस दिन कितने से एंट्री हुई है हमारी? बात समझ आ गई प्लीज? लेकिन ये मौसम मेरे ख्याल जैसे अपनी की वैसे भी पॉसिबल है लेकिन शायद नॉर्मली ऐसे नहीं।
डिफरेंस ले लें रादर देन, मेरा ख्याल है इस तरह करना है, जरा इस तरह शायद कॉन्सेप्चुअली समझना आसान है। प्रोविजन होनी क्या चाहिए, प्रोविजन है क्या, उसमें फिर डिफरेंस ले लें, और अगर ये डिसमेंटलिंग की प्रोविजन के अलावा कोई प्रोविजन होती तो फिर डेफिनेटली कैपिटलाइज नहीं होनी थी, फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होना था, फाइनेंस कॉस्ट, लेकिन नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट कब है, जब सेम अमाउंट पैसेज ऑफ टाइम की वजह से बदल रही है। ये अभी जो डबल एंट्री हुई है इसको काइंडली पोस्ट करें, कर दें हिम्मत से। कहाँ कहाँ इसके इफेक्ट्स आएंगे, 1 जनवरी 2002 प्रोविजन प्लान डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। तो प्रोविजन हमारी बुक्स में आ कितनी रही थी और कितनी ऐड हो जाएगी और कितनी फाइनली हो जाएगी, 550 हो जाएगी। तो कोई फिगर मिटा के 550 नहीं कर देना, ब्रॉक डाउन ऑलरेडी आ रहा है, उसमें जो डिफरेंस है उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन है सर? चले सर, इस साल की एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए, और इसमें अब गेम आ गई है, असल गेम आपने यहाँ खराब कर लिया। इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ये ठीक है बेटा, जहन में सही आ गया, लेकिन जरा मैं चाह रहा हूँ सबके जरा जहन में रहे, कोई ना कोई वर्किंग करना है, कोई इशू नहीं है, गलतियों से इंसान सीखता है। जाने दें यार, 360 कैसे आ सकता है यार। 750 लिखें कैलकुलेटर, 750,000 प्लस 220 प्लस 220 प्लस 2,20,000 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 485। सॉरी, डिवाइड बाय 2 की है, नहीं ऐसे क्यों नहीं जैसे मैंने की, स्ट्रेट लाइन मेथड है मेरे भाई, लाइफ कोई रिवैल्यूएशन हो गई, रिमेनिंग लाइफ कब कब गिनते हैं, रिवैल्यूएशन पे भी गिनते हैं, लेकिन अगर एस्टिमेट्स बदल जाए तो WDV इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग, WDV इज डेप्रिशिएटेड। एक सेकंड काम करें, 750,000 लिखें प्लस 220,000 करें, और एक सेकंड जरा इसको ही डिवाइड बाय 2 कर दें। ये मैंने क्या किया, रिमेनिंग लाइफ तो मैंने ली है, लेकिन मैंने कॉस्ट को डिवाइड कर दी है। अगर इस तरह आप करेंगे तो एसेट उतना है नहीं जितना डेप्रिशिएट हो जाएगा। ये 485 एक साल की आई है, नेक्स्ट ईयर भी 485 होगी, एस्टिमेट नहीं बदला, और पिछले साल आप 2.5 लाख चार्ज भी कर चुके हैं, तो 485 इंटू 2 करें और जमा 2,50,000 करें, तो उतने का टोटल नहीं है जितना डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो क्या जहन में आना चाहिए, कब जहन में आना चाहिए, if there is a change in estimate, then WDV is depreciated over remaining useful life। obviously straight line method है, लेकिन estimates अगर change हो जाए तो WDV is depreciated over remaining useful life। तो आता है वर्ड्स याद, डेट बताएं, नहीं सर जी 31 दिसंबर, डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवा दें फाइनल, 750, वो तो खैर इतना इशू नहीं कि पहले प्लस हो जाए माइनस हो जाए, चलो माइनस 250 प्लस 220 होगा जी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, और देन डिवाइड बाय 2 लिख लें, वर्किंग लिखिएगा कहीं इधर लिख रहे हैं लेजर के अंदर निकल
ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को करने कुछ याद आ गया? एस्टिमेट्स अगर बदलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल WDV और देन इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। आंसर बताइए। अब 360 की बेस पे क्या डेप्रिशिएट उतना ही होगा जितना है? 360 द डेप्रिसिएशन ऑफ सेकंड ईयर। अगर एस्टिमेट नहीं बदले तो नेक्स्ट ईयर भी 360 करके देख लें फाइनल, और प्लस 250 जो पहले चार्ट हुआ। तो टोटल डेप्रिसिएशन शुड नॉट एक्सीड द टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट। क्या ख्याल, मैक्सिमम कितनी डेप्रिसिएशन हो सकती है? जी सर, CD निकाल। 970 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी 610 610। डन है सर। और फाइनेंस कॉस्ट का डिसीजन लें आके जरा, कंसंट्रेट करें सही तरह माइंड अप करें। 31 दिसंबर 2002 कैसे वर्किंग करूं? 550 हो जाएगा ये इंटू 10%, 55,000 फाइनेंस कॉस्ट डेबिट। अब ये चेंज जो है ये पैसेज ऑफ टाइम का है। CD बन जाएगा 605। इसके जरा रिवर्स वर्किंग करके देखें जरा। रिवर्स वर्किंग मींस फ्यूचर एस्टीमेट लिखें 665 500। इसकी जरा -1 करके या 2 करके, -1 करके जरा प्रेजेंट वैल्यू में 665 500 इंटू 1.1 -1 करके प्रेजेंट वैल्यू में। क्लियर हो रहा है प्लीज? तो या क्लोजिंग निकाल लें या फॉर द ईयर निकाल के क्लोजिंग निकाल लें, या क्लोजिंग निकाल के फॉर द ईयर निकाल लें, या वाइस वर्सा फॉर द ईयर फाइंड आउट करके क्लोजिंग निकाल लें। फाइंड आउट कर दें सर लास्ट वीक। जी सर, लास्ट ईयर में कोई एस्टीमेट बदल रहे हैं? 605 माइनअप करें सर, डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। इस साल भी अगर आपने वर्किंग करनी है तो वर्किंग वैसी होगी 750 प्लस 220 माइनस 250 डिवाइड बाय 2। हर साल रिमेनिंग लाइफ नहीं गिनते? हर साल रिमेनिंग लाइफ नहीं गिनते? कब और कब गिनते हैं? नहीं, वैसे इम्पेयरमेंट भी आ जाती है शायद बीच में, लेकिन चलें बहरहाल कम से कम 2 बातें तो अब डिवाइस हो गई। अह, 970 हो जाएगी। प्रोविजन रीमेजर करें, प्रोविजन रीमेजर रीमेजर मींस CD, मतलब रीमेजर। वैसे क्लोजिंग रीमेजर ही हो रहा है, दोबारा मेजर हो रहा है। ऐसा एस्टीमेट नहीं चेंज हो रहा, लेकिन बेस्ड ऑन द पैसेज ऑफ टाइम इसकी रीमेजरमेंट हो रही है, माइनस बदल रहे हैं एंड रिमेनिंग बदल रहे हैं। बहरहाल वो ठीक है अगर वर्ड नहीं। कैसे सर? 605 इंटू 10। आई होप कि बात क्लियर होगी।
ये जो आज हुई है, एग्जामिनर को काफी चीज पसंद है, अभी शायद कई दफा ये बाकी बात अभी आगे भी आनी है। फाइनली प्रोविजन बन जाएगी 665 500। देख लें जी फिगर्स, जानना इसको सारा फाइनल कर देना। इसके पास वॉल्यूम 1 इस वक्त है? यस सर। सर का क्या मतलब हुआ? किसी के पास मतलब जनरलाइज सवाल था, जिनके पास नहीं उसका जवाब बनता ही नहीं था इस वक्त। एक मिनट। आपको तो अगर मैं मिस्टर हमायूं कहूँ तो आपने तो उठ के यहाँ से 1 मिनट में घर से भी लेना है अपने, माशाल्लाह आपका घर इतना नजदीक है। वैसे भी घर मतलब नजदीक हो ना हो, पढ़ने की कमिटमेंट असल में हाईएस्ट लेवल पे है। पिछले दिनों में सुना आपने रोज लिमिटेड रिवाइज की है? वॉल्यूम 1 में बेटा पेज नंबर 349 है। वॉल्यूम 1 पेज नंबर 349। ये ना रोज लिमिटेड का सेम सवाल है, लेकिन इसमें सिर्फ ये चेंज जो आज हमने पढ़ा ये है। इसके लास्ट पैराग्राफ में आप जाके देखिएगा आराम से, पूरा सवाल एज इट इज है। रोज लिमिटेड जो आपने पहले अटेम्प्ट किया, उसका जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें डिसमेंटलिंग इन्वॉल्व है। ये जो हमने प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसमें क्या एंट्रीज है? अगर 2-3 अगर सोच के बोली जाए। नहीं, प्रोविजन प्लान डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, और बाद में फिर प्रोविजन ने फाइनेंस कॉस्ट में कन्वर्ट होना। तो ये जो सारा ये IAS 37 के मुताबिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। इट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, इसका टैक्स वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। टैक्स वाले डिसमेंटलिंग की प्रोविजन को कंसिडर नहीं करते। तो मीन्स से ये जो आप एंट्रीज करेंगे सिर्फ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वजह से फिर टैक्स बेस में एंट्रीज ना होने की वजह से डिफरेंस आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है, प्लीज 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 सर, सर इसमें पेज नंबर 349 और इसके एंड में एक पैराग्राफ है डिटेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो उसमें ये चीज आएगी बीच में डिसमेंटलिंग, मेरा ख्याल थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन काइंडली यहाँ से ऑनवर्ड्स क्या ध्यान में रखें, प्रोविजन जो है, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग इज नॉट अ टैक्स कॉन्सेप्ट, इट इज प्योरली एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो पहले ये तो मेरा ख्याल छोटा सा काम बीच में, बाकी तो रोज एज इट इज है। नहीं, वो एक्सपेंस ही करेंगे ना। मेरी इस बात से ये मतलब नहीं है, चले अच्छा कि आपने बोल दिया, ये नहीं कि वो डिसमेंटलिंग को मानते नहीं है, वो उसे प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे नहीं मानते, पेमेंट बेसिस पे मानते हैं। ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है टेम्परेरी। हम इससे पहले प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसकी अनवाइंडिंग करते हैं और फिर एंड तक जाते हैं। वो इसे अलाउ ही तब करते हैं जब पेमेंट हो जाती है। तो ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, टेम्परेरी डिफरेंस है। बाकी हमारी करेंगे अमाउंट में आ जाएगा एसेट और लाइबिलिटी में, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रहा होगा। टैक्स के लिहाज से एक्सपेंस हो तो होगा व्हेन पेड, शायद उसी तरह से जिस तरह ग्रेजुटी है, हम इसे प्रोविजन बना लेते हैं और टैक्स वाले उसे अलाउ करते हैं कैश बेसिस पे। दूसरा बेटा जो काम करना है, जो करनी दूसरा काम करना है वो ये है कि वॉल्यूम 2 में पेज नंबर निकाला। वो डेफिनेटली बैग बंद हो गया, अब कैसे खुलेगा? ये कल इधर ही आके खुलेगा। पेज नंबर 97। ये जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को इसका जरा PDF से शेयर कर दें 1-2 दिन, जब तक इनके पास बुक नहीं पहुंचती। पेज नंबर 97, एक क्वेश्चन नंबर 7 है। ये जो अभी आज बातें हुई है सारी, प्रेजेंट वैल्यू लें, फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करें, ये इसकी ना एक बड़ी अच्छी सी डिस्कशन इस क्वेश्चन में लिखी हुई है। चीजें तो वही है जो आज बात हो गई है। इसका ना आंसर आपने जो सारी जो चीजें लिखी हुई वो तो सॉल्व इंशाल्लाह हो जाएंगे आराम से।
इसका खास तौर पे आंसर फिर देखना है, आंसर पढ़ना भी है। प्रेजेंटेशन और एंट्रीज वाला तो कोई इतना इशू नहीं, वो तो इंशाल्लाह आपने देख के कर ही लेनी है। इसके जो रिक्वायरमेंट ए में डिस्कशन हुई हुई है वो पढ़नी है, और फिलहाल ये जो चीजें हैं आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जरा डेवलप करना है, और आपको लगेगा शायद बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। तो थ्योरेटिकली सिनेरियो बेस में अगर बहुत ज्यादा लिखा हुआ बंदा पढ़े तो वो शायद आधी भी याद ना रहे। तो इस पे कोई ताज़ा उठा दीजिए, कितना सारा लिखा हुआ है, हम इतना सारा पढ़ेंगे तो चंद बातें रिटेन रख सकेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, ये सारी वही बातें जो आज हुई है इसको करनी सही तरह फाइनल कीजिएगा। दो चीजें मेरी तरफ से हैं, कौन कौन सी? रोज लिमिटेड, और एक क्वेश्चन नंबर 7 है लियो लिमिटेड, पेज नंबर 97। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके पास इस अभी मैं शेयर कर देता हूँ, पेज 20 होगा इस चैप्टर का, तो आप भी साथ साथ पढ़ चलें इंशाल्लाह। वैसे बुक्स मैंने कल से डिस्पैच करवाना शुरू कर दी है, साथ कॉस्ट वाली भी आपके पास हो सकता है किसी पास आ भी गई है फिर। तो बहरहाल मैंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दी, ठीक है? तो कंडी आप भी साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।